Welcome back. In this video, we will discuss on trade policy from 1950 to 1990. As we already know कि फॉरेन ट्रेड का जो मतलब है एक्सपोर्ट इंपोर्ट से है और उसी पॉलिसी के रिगार्डिंग उसी टर्म के रिगार्डिंग आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन क्या है और कैसे इस पॉलिसी की हमें रिक्वायरमेंट हुई, क्यों रिक्वायरमेंट हुई इस पॉलिसी की हमें और किस वजह से हमने इसको अपनाया। हमने पहले ही अपने प्रीवियस टॉपिक्स के अंदर एक बेसिक गोल जैसे कॉन्सेप्ट को क्लियर किया था, जिसके अंदर हमने पढ़ा था कि हिंदुस्तान ने बेसिक गोल के अंदर सेल्फ रिलायंस जैसे कंटेंट को अपनाया और कहा कि अगर हम सेल्फ सफिशिएंट होते हैं तो डेफिनेटली जो फॉरेन डिपेंडेंस है हमारे ऊपर वो कम हो जाएगी। लेकिन अगर आप मार्केट में देखें, फॉरेन ट्रेड के अंदर देखें तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के अंदर सभी एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर आ जाते हैं। और डेफिनेटली अगर आप ये भी जानते हैं कि किसी भी दो अनइक्वल के बीच कंपटीशन फेयर नहीं हो सकता। यानी अगर आप दो पर्सन के बीच कंपटीशन कराना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली वहाँ पे हर एक चीज़ को मेज़र करते हैं कि दोनों एक इक्वल प्लेटफॉर्म पर मौजूद रहें। डेवलपिंग कंट्री और डेवलप्ड नेशन में कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। दोनों एक ही प्लेटफॉर्म पे अगर काम करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, जो डेवलप्ड नेशन है उसके पास टेक्नोलॉजी अच्छी होती है, उसे गुड्स काफ़ी अच्छे होंगे, क्वालिटी आपकी काफ़ी अच्छे होंगे। और अगर डेवलपिंग कंट्री है तो उसकी जो क्वालिटी है कंपैरेटिवली डेवलप्ड कंट्री के मुकाबले कम ही देखी जाएगी। तो इसलिए क्या होगा कि डेवलप्ड कंट्री को ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा मार्केट के अंदर और डेवलपिंग कंट्री को उसके कंपैरेटिवली कम बेनिफिट मिलेगा। इसी को देखते हुए, इस जो अनइक्वल सिस्टम को देखते हुए कई डेवलपिंग नेशंस इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी को इस्तेमाल करते हैं या उसको अपनाते हैं। इसे हम इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी भी कहते हैं, जिसके अंदर हम केवल डोमेस्टिक गुड्स की बात करते हैं कि डोमेस्टिक गुड्स को ही हम कंज्यूम करेंगे, या फिर हम कहते हैं कि भाई हम इंपोर्ट करने की जगह अपने नेशन के अंदर बने हुए प्रोडक्ट का ही इस्तेमाल करेंगे। यही इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन है। ठीक है, तो सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन क्या होता है। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन रेफर्स टू अ पॉलिसी ऑफ रिप्लेसमेंट और सब्स्टिट्यूट ऑफ इंपोर्ट्स बाय डोमेस्टिक प्रोडक्शन। यानी एक पॉलिसी है जिसके अंदर आप फॉरेन गुड्स के रिप्लेसमेंट में डोमेस्टिक गुड का इस्तेमाल करने वाले हैं। इस पूरी पॉलिसी का जो बेसिक एम था वो यही था कि हम अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बचाएंगे फॉरेन कंपटीशन से। जैसे मैंने साफ कहा कि हम कंपटीशन को फेयर करने की बात कर रहे हैं। हालांकि आप देखें तो अगर आप किसी के रेस्ट्रिक्शंस लगाते हैं तो कंपटीशन अनफेयर हो जाता है, लेकिन एक बच्चे में और एक बड़े आदमी में मुकाबला नहीं हो सकता। आप ये समझिए कि एक के पास जो फिजिकल पावर है कहीं ज़्यादा होगी, दूसरे के पास फिजिकल पावर यहाँ पर काफ़ी कम दिखेगी। तो आप इसे फेयर कंपटीशन नहीं कह सकते। आपको देखना पड़ता है, आप स्पोर्ट्स के अंदर भी देखिए, जब भी स्पोर्ट्स होता है तो हम हमेशा एक एज ग्रुप के रेंज ले लेते हैं वहाँ बच्चों के, ठीक है, उनके बीच कंपटीशन कराते हैं, या फिर हम वेट को देख के कंपटीशन कराते हैं। तो हम क्या करते हैं कि हम एक मेजरमेंट लेके चलते हैं कि जहाँ पे कंपटीशन फेयर हो जाए। इसलिए अगर देखो, जो एक डेवलपिंग नेशन है उसकी जो इंडस्ट्रीज है वो काफ़ी वीक होंगी अदर डेवलप नेशन के कंपैरेटिवली। यही बात कहा जा रहा है कि बेसिक एम है कि भाई हम फॉरेन गुड्स की जगह अपने डोमेस्टिक गुड्स को बचाएं, अपने डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को बचाएंगे, जिससे हम डोमेस्टिक गुड्स को इस्तेमाल करेंगे। तो यही दो बातें कही जा रही हैं कि हम फॉरेन कंपटीशन से बचाएंगे। होता क्या है कि जो कंज्यूमर है वो तो अपने रैशनल कॉन्सेप्ट पे ही होता है। वो चाहता है कि भाई मैं अच्छी क्वालिटी का सामान इस्तेमाल करूँ चीप रेट पे, रीजनेबल रेट पे। तो वो क्या करेगा, वो मार्केट में जाता है, वो गुड्स को चेक करता है, वहाँ देखता है कि जो उसके पॉकेट को अलाउ करेगा, यानी जो रीजनेबल आइटम है और जिसकी क्वालिटी अच्छी वही लेगा। उसे उस जगह ये नहीं मतलब होता कि डोमेस्टिक गुड्स कौन सा है और फॉरेन गुड्स कौन सा है। इसलिए अब उसमें क्या होता है, डोमेस्टिक गुड्स के पास टेक्निक, कंपनीज के पास, इंडस्ट्रीज के पास टेक्निक्स नहीं होती, वहाँ पे उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, उनके पास वो एडवांस सिस्टम्स नहीं है। तो डेफिनेटली उनके जो गुड्स होते हैं वो फॉरेन
जो गुड्स हैं उनके कंपैरेटिवली कम ही आके जाते हैं क्वालिटी के रूप में। इसलिए क्या होगा, जो कंज्यूमर है वो फॉरेन गुड्स को परचेज कर लेगा, जिससे मार्केट में डोमेस्टिक गुड्स को निगलेक्ट किया जाएगा। तो इसी जो कंडीशन पैदा ना हो, ऐसी कंडीशन पैदा ना हो, ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट ना हो और डोमेस्टिक जो इंडस्ट्री है वो फल फूल पाए, यानी वो फ्लरिश कर पाए, इसीलिए हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी का इस्तेमाल करते हैं। इसका जो बेसिक एम है वो है कि हम अपने आप में सेल्फ रिलायंस जैसे कॉन्सेप्ट को अचीव कर पाए। सेल्फ रिलायंस तो तभी होगा ना जब आपके पास आपका फंड रहेगा, आपका पैसा आपके नेशन में रहेगा। सेल्फ रिलायंस तभी होगा जब इंडस्ट्री को ग्रोथ मिलेगा, जब डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज बढ़ेंगी। इसी में सेल्फ रिलायंस वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है आपका इस जगह पे। दूसरा, आपका जो फॉरेन एक्सचेंज है वो भी आप सेव कर पाएंगे। अब यहाँ क्या मतलब है, देखिए, आप किसी भी नेशन से जब डील करते हैं तो आप उसी नेशन की करेंसी में डील करते हैं। और अगर आप मान लीजिए अमेरिका से डील कर रहे हैं, अमेरिका सामान मंगवाएंगे, तो आपको उसे अमेरिकन डॉलर देना पड़ेगा। उसके लिए आपको अपने रुपी से डॉलर को एक्सचेंज करवाना पड़ेगा, जिसकी वजह से जो सेव्ड फॉरेन एक्सचेंज है, जो ऑलरेडी फॉरेन करेंसी सेव है बैंक्स के पास में, वो कम हो जाएगी। आपके यहाँ से फंड बाहर चला जाएगा, पैसा बाहर चला जाएगा। तो यही बात कही जाएगी बेसिक एम के अंदर। दो ऑब्जेक्टिव यहाँ पे साफ ढंग से बताया गया है कंप्लीट करने के लिए। एक तो हम सेल्फ रिलायंस को अचीव करेंगे अगर हम डोमेस्टिक गुड्स को ज़्यादा प्रमोट करेंगे तो। दूसरा, हम इससे जो फॉरेन एक्सचेंज है उसे भी बचा पाएंगे, सेविंग को भी बचा पाएंगे। नहीं तो क्या होगा कि ये जो सेविंग है वो धीरे धीरे फॉरेन कंट्री में चली जाएगी वापस। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की पॉलिसी को बनाए रखने के लिए टैरिफ और कोटास का इस्तेमाल किया जाता है। टैरिफ के अंदर क्या होता है, हैवी टैक्स इम्पोज किया जाता है इंपोर्ट गुड्स के ऊपर। वहीं दूसरी कोटास के अंदर क्या होता है कि फिक्स किया जाता है लिमिट को, मैक्सिमम लिमिट को यहाँ पर। ठीक है, तो टैरिफ में क्या है, हैवी टैक्स को इम्पोज कर दिया जाएगा जो भी इंपोर्ट गुड्स होंगे। तो उससे क्या होगा, जो सामान जो आएगा वो महंगा हो जाएगा, सामान की कीमत बढ़ती हुई दिखेगी। देखिए सिंपल सी बात है कि आपका कोई डोमेस्टिक गुड है, वो सामान तैयार हुआ 10 का सामान तैयार हो गया इस जगह पे, ठीक है, और वहीं से फॉरेन से कोई गुड आ रहा है वो 9 का पड़ रहा है। तो कंज्यूमर क्या है, वो सामान जो 9 रुपये का पड़ रहा है उसे कंज्यूम करेगा, क्योंकि वो क्वालिटी वाइज बेटर भी होगा और रीजनेबल भी है उसके लिए। लेकिन अगर उस पर टैक्सेस इम्पोज कर दिए जाएँ, यानी जो इम्पोर्ट गुड्स है उस पर हैवी टैक्स इम्पोज कर दिए जाए, मान लीजिए सामान 9 का था और उस पर अब सामान को 4 रुपये का यहाँ पर टैक्स इम्पोज कर दिया, तो कितना हो गया इस जगह पे 13। तो अब ये सामान जो बना वो महंगा हो गया और डोमेस्टिक गुड जो है सस्ता हो गया कंपैरेटिवली इसके। तो अब जो कंज्यूमर है वो डोमेस्टिक गुड को इस्तेमाल करेंगे। तो अब ये क्यों हुआ, देखो कहने से काम तो नहीं चलता ना कि आपको कह दिया कि भाई ये काम करो, आपने कर लिया काम, ऐसा तो नहीं हो कर सकते भाई, होता भी नहीं है, कई लोग फॉलो भी नहीं करते इस चीज़ को। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर इस किस्म के टर्म्स का इस्तेमाल किया जाता है जिससे आप अपने आप डोमेस्टिक गुड्स का इस्तेमाल करना स्टार्ट करते हैं। तो ये क्या होता है, हैवी टैक्स इम्पोज करने से कहते हैं टैरिफ, यानी कोई भी सामान है उस पर जो भी इम्पोर्ट गुड्स है उसके ऊपर हैवी टैक्स इम्पोज कर दिया जाए, वो सामान काफ़ी महंगा हो जाएगा मार्केट के अंदर जब आएगा, इंडियन मार्केट के अंदर, और डोमेस्टिक गुड्स से कंपैरेटिवली सस्ता होगा। और लोग फिर क्या करेंगे, जो कंज्यूमर है वो डोमेस्टिक गुड्स को ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे फॉरेन गुड के कंपैरेटिवली। आपने सुना भी होगा कि न्यूज़ के अंदर था अभी फिलहाल में कि अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रम्प कह रहे थे कि इंडिया के अंदर हमारा गुड जो है वो काफ़ी महंगा हो जाता है क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट उस पर हैवी टैक्स इम्पोज करती है। तो इस तरीके से क्या होता है, हम फॉरेन गुड की कंपटीशन से अपने गुड्स को बचा पाते हैं। दूसरा जो है वो कोटा है, कोटाज है। वो कोटाज में क्या होता है, लिमिट को फिक्स कर जाता है कि मैक्सिमम लिमिट आप इतना ही इंपोर्ट कर सकते हैं। तो देखो दो तरीके हैं यहाँ पर इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन को बनाए रखने के लिए, एक है टैरिफ और दूसरा है कोटास। टैरिफ के अंदर हैवी टैक्स इम्पोज किया जाता है, वहीं दूसरी ओर कोटास के अंदर मैक्सिमम लिमिट इंपोर्ट की तय कर दी जाती है, फिक्स कर दी जाती है कि आप इससे ज़्यादा इंपोर्ट को नहीं कर सकते। इन दोनों से क्या होगा, हेल्प मिलेगी हमें ताकि इंपोर्ट कम से कम हो।
और एक डोमेस्टिक गुड को ज़्यादा सपोर्ट मिले मार्केट के अंदर। रीजंस क्या है फॉर इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन, मैंने पहले ही आपको बता दिया रीज़न इसके अंदर, ताकि हम जो फॉरेन गुड जो डेवलप नेशन है उनसे अपने नेशन के गुड्स को प्रोटेक्ट कर सकें। ठीक है, तो एक तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये आ गई। दूसरा क्या है कि हम जो फॉरेन एक्सचेंज है जो ड्रेन होने वाला जो ख़त्म हो जाता है, ठीक है, जो हम इंपोर्ट करके लग्जरी गुड को इंपोर्ट करते हैं और सारा जो फंड है जो पैसा है वो बाहर चला जाता है, तो हम उसको भी रोक पाएँ। तो इस दो तरीके से हम यहाँ पर, इसका मेन बेसिक रीज़न है जिसकी वजह से हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल करते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। अब हम पूरा एक समरी सा पढ़ रहे हैं इस पूरे टर्म का कि भाई क्या क्या हुआ 1950 से लेकर 1990 तक में, क्या क्या कंडीशंस रही हैं। ठीक है, तो देखिए प्रपोर्शन ऑफ जीडीपी जो है वो बढ़ा है, आपको साफ दिख रहा है जगह पे 11.8 से आपको 24.6 दिखा है, यानी 50-51 के दौरान 11.8 था। ठीक है, जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी के अंदर इंडस्ट्रियल सेक्टर का उसकी बात की जा रही है इस जगह पे, और 1990 से 91 तक के बीच में 24.6, यानी डेफिनेटली यहाँ पर इंक्रीज तो आपको दिखा ही है। ठीक है, तो इट इज़ वेरी एडमायरेबल कंडीशन, एटलीस्ट ठीक तो है, पहले से बेटर हम इम्प्रूव हुए इस जगह पे। ठीक है, दूसरा अलग अलग किस्म के न्यू रेंज आपके आगे यहाँ पे गुड इंडस्ट्रीज के, पहले जो था वो केवल जो टेक्सटाइल और कॉटन टेक्सटाइल और जूट के अंदर भी हम लोग इंडस्ट्री थी हमारी इस जगह पे। ठीक है, अब हम लोग क्या अलग अलग गुड्स के अंदर भी इंडस्ट्री हमने खोलना स्टार्ट कर दिया, तो एक डाइवर्सिफाइड आपको सिस्टम दिख गया इस जगह पे। ठीक है, उसके बाद पॉइंट आता है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को प्रमोशन काफ़ी मिला है, जो स्मॉल कैपिटल के साथ यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं तो उनको काफ़ी बेनिफिट मिला है। ठीक है, और मैंने हमेशा कहा है इससे कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, तो यहाँ से अच्छा खासा एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हुआ है इस जगह से, और जो एक इक्विटी एंड ग्रोथ का जो सिस्टम था, ग्रोथ विद इक्विटी वाला जो हमारा गोल था, उसे भी हमने इससे काफ़ी हद तक अचीव किया। फॉरेन गुड्स पे जो डिपेंडेंस थी वो काफ़ी कम हुई, उसके मुकाबले हमारा कंपटीशन फॉरेन गुड्स से, मतलब जो हमने इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी को अपनाया उससे क्या हुआ, हमने अपने डोमेस्टिक गुड्स को बचाया। ठीक है, जिसकी वजह से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल वाले सेक्टर में भी काम कर पाए। इनवर्ड लुकिंग जो ट्रेड स्ट्रेटजी है यानी इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी है, उसके ड्रॉबैक्स भी हैं। ड्रॉबैक्स क्या होंगे इस जगह पे कि भाई आप एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे वर्क नहीं कर पाएंगे। ठीक है, दूसरी आपकी क्वालिटी कभी इंप्रूव नहीं हो पाएगी। इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे वर्क करने का मेरा मतलब है कि एक स्ट्रॉन्ग कंपनी बन के बाहर नहीं निकलेगी। ठीक है, जब तक देखो जब कंपटीशन होता है तभी हम इम्प्रूव करते हैं, हम तभी और आगे बढ़ते हैं। आप खुद देख लीजिए कि अगर आपके साथ वाला जो क्लासमेट है अगर उसके मार्क्स अगर हाई आ जाते हैं, आपसे ज़्यादा आ जाते हैं, तो एक कंपटीशन वेज होता है, तो आप उससे कहीं ज़्यादा मेहनत करते हो फिर उस जगह पे अपने आप को बढ़ाने के लिए, अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए। तो अगर डोमेस्टिक जो इंडस्ट्री है अगर उसे फॉरेन इंडस्ट्री के साथ सही ढंग से कंपटीशन करने का मौका ही नहीं मिला, ठीक है, तो वो स्ट्रॉन्ग बन के नहीं निकलेगी। हमारा एक स्ट्रॉन्ग मतलब एक्सपोर्ट सेक्टर नहीं बन पाएगा। जब हम फॉरेन में जाएंगे तो हमारे गुड्स की क्वालिटी चीप ही दिखेगी, क्योंकि हमने एक कंपटीशन नहीं लड़ा, हम उससे अपने आप को इम्प्रूव करने का हमने काम ही नहीं किया। तो फॉरेन जो इंटरनेशनल मार्केट है वहाँ पे हम एक स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्ट सेक्टर के रूप में काम नहीं कर पाएंगे। तो ये बात यहाँ से आती है, सामने आती है। दूसरा, जो लैक ऑफ कंपटीशन की वजह से क्या था, क्वालिटी भी कम होती है सामान की। मैंने साफ कहा कि जब तक फोर्स नहीं होता कोई अपने आप को इम्प्रूव नहीं करता, तो यहाँ फोर्स ही नहीं होगा तो वो कैसे अपने आप को इम्प्रूव करेंगे इस जगह पे। ठीक है, लाइसेंस की वजह से काफ़ी हद तक इंडस्ट्रीज़ को जो प्रोटेक्शन मिला है, लेकिन इससे नुकसान भी होता है। वो नुकसान क्या है, मिसयूज़ होता है लाइसेंस का। दूसरा क्या है, टाइम कंज्यूमिंग है। हम सभी को पता है जो प्रोसीजर है लाइसेंस का वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है, जो गवर्नमेंट प्रोसीजर्स होते हैं, पॉलिसी जो प्रोसीजर्स होते हैं, ठीक है, वो काफ़ी लंबे होते हैं। तो यही काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर था, तो टाइम कंज्यूमिंग रहा इसके अंदर। मिसयूज़ कैसे होता है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ को लाइसेंस मिल गया तो एक रेस्ट्रिक्शन का काम करता है कि अगर उनके पास लाइसेंस है तो लोग काम कर सकते हैं, और कोई नया बंदा लाइसेंस नहीं ले सकता तो मार्केट में एंटर भी नहीं कर सकता उस जगह पे। तो आपको क्या एक प्रिवेंट कॉम्पिटिटर का टर्म मिल गया आपको, मतलब आपको बचाया गया, आप कंपटीशन से बचा ही लिया गया। ठीक है,
तो लाइसेंस से नुकसान होता है कि नई नई इंडस्ट्री नहीं आ पाती मार्केट के अंदर, और जो मौजूदा इंडस्ट्री है जिनको लाइसेंस मिल चुका है वो अपनी मनमानी भी करती कई बार। ठीक है, तो इससे मिस यूज आपको दिखता है जगह से। पब्लिक सेक्टर का बहुत रोल रहा है इम्प्रूव करने के लिए, जो बैकवर्ड एरिया में उसमें काफ़ी इम्प्रूव किया पब्लिक सेक्टर ने। देखिए अब लिखा है प्रमोटिंग द डेवलपमेंट ऑफ द बैकवर्ड एरिया। तो पब्लिक सेक्टर की वजह से मैंने हमेशा कहा है कि जो पब्लिक सेक्टर काम करता है वो सोशल वेलफेयर के लिए काम करता है। ठीक है, तो वहाँ से बैकवर्डनेस एरिया का इम्प्रूवमेंट हुआ, जो बैकवर्ड एरिया था वहाँ पे इम्प्रूव दिखा आप जगह इस जगह पे आपको। ठीक है, लेकिन इससे नुकसान क्या हुआ कि कई जगह इनकी मोनोपोली बन गई। वहाँ कोई और प्राइवेट, जैसे कई ऐसे गुड्स हैं जहाँ ऑलरेडी प्राइवेट सेक्टर आ सकते हैं, जैसे टेलीकम्युनिकेशन है, होटल इंडस्ट्री है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, जो छोटे मोटे गुड्स होते हैं, ब्रेड वगैरह की बात इस जगह करी जाए। ठीक है, तो इन सब जगह जो है प्राइवेट सेक्टर आ सकते थे नॉन एसेंशियल एरियाज के अंदर, लेकिन वहाँ भी पब्लिक सेक्टर बैठा हुआ है, वहाँ भी उसकी मोनोपोली चल रही है जगह पे। ठीक है, दूसरा एक तो लॉस बहुत होता है पब्लिक सेक्टर के अंदर। ठीक है, तो वो भी एक नुकसान होता है गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट को चाहिए था कि भाई वो प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट करे उस जगह पे जहाँ पे नॉन एसेंशियल एरियाज हैं, जहाँ पे काम कर सकते हैं प्राइवेट सेक्टर, फंड लगा सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। तो एक ये नुकसान इस जगह पे रहा है। ह्यूज लॉस देखने को मिला है गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर, मोस्टली देखने को ये चीज़ मिलती है। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा नुकसान है जगह। अकॉर्डिंग टू सम इकोनॉमिस्ट पब्लिक सेक्टर इज नॉट मेंट फॉर द अर्निंग प्रॉफिट। देखो, कुछ इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि जो पब्लिक सेक्टर है वो अर्निंग प्रॉफिट के लिए नहीं बना है। ठीक है, वो वेलफेयर के लिए बना है। ये बात मैं भी मानता हूँ उस जगह पे कि जो पब्लिक सेक्टर है वो वेलफेयर के लिए ही बने हैं। ठीक है, लेकिन उसे भी एक डिसाइड करना पड़ेगा। कोई भी कंपनी विदाउट प्रॉफिट नहीं चल सकती, चाहे पब्लिक हो चाहे वो प्राइवेट हो। तो कुछ तो एक लेवल का प्रॉफिट उनके पास होना ही चाहिए कि वो अपनी कम से कम कंपनी रन करें। ठीक है, तो यहाँ पे कहा गया है कि कुछ इकोनॉमिस्ट मानते हैं कि जो पब्लिक सेक्टर है वो प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं बना है और सोशल वेलफेयर के लिए बना है। तो प्रॉफिट एक बड़ा बड़ा मुद्दा नहीं है पब्लिक सेक्टर के अंदर कि उसका फेलियर होने का, उसे उसके वेलफेयर मैसेज से, वेलफेयर टर्म से भी आंका जाए। ठीक है, ये बात इस जगह पे कही गई है। ठीक, लेकिन मैं एक और चीज़ यहाँ मानता हूँ कि पब्लिक सेक्टर जो है वो वेलफेयर के लिए तो बना ही है, लेकिन विदाउट एक रीजनेबल प्रॉफिट भी ना वो लोग ले पाए, उससे कंपनी का ग्रोथ नहीं होता। इसलिए कंपनी ग्रोथ के लिए उसे प्रॉफिट भी चाहिए होता है एक लेवल पे, है ना। लास्ट में चैप्टर के लास्ट में कंक्लूजन है, उसे भी देख लेते हैं आज ही। एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर इम्प्रूवमेंट देखा गया है, फूड प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा हुआ जिससे हम लोग सेल्फ सफिशिएंट हुए हैं। और ये क्यों हुआ है? बिकॉज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। जमींदारी सिस्टम हट गया है, इससे भी फ़ायदा मिला है, जगह हमने पढ़ा है इस चैप्टर के अंदर। इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर हमें एक डाइवर्सिफाइड माहौल मिला है, यानी इम्प्रूवमेंट के आसार जगह दिखे हैं, ग्रोथ दिखा हमें इस जगह पे। ठीक है, इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन हमने इसी टॉपिक के अंदर पढ़ा है। ठीक, पब्लिक सेक्टर का एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखा है इसके अंदर। कुछ जगह हमें वहाँ पे पढ़ा भी कि ह्यूज लॉसेस होता है पब्लिक सेक्टर को। ठीक है, तो वो भी कंडीशन है उस जगह से, लेकिन यहाँ पे साफ कहा गया कि जो पब्लिक सेक्टर को उसके वेलफेयर वाले मुद्दे पे भी नापा जाना चाहिए, हमेशा प्रॉफिट वाले मुद्दे पे नहीं नापा जाना चाहिए। ठीक है, वहाँ से उसको नहीं देखना चाहिए उस जगह से। ट्रेड सेक्टर के अंदर हमने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी के अंदर पढ़ा है इसके अंदर कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी की वजह से हम लोग क्या कर पाए, फेलियर रहे हैं स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्ट सेक्टर के लिए। ठीक है, वहीं दूसरी हम लोग सक्सेस ले पाए ताकि डोमेस्टिक कंट्री स्टैब्लिश हुई है और डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज और ज़्यादा बढ़ी इस जगह से। ठीक है, हाँ एक कमी रही है कि हम लोग सेल्फ रिलायंस तो हुए हैं सेल्फ उस जगह पे, लेकिन उसके साथ साथ जो क्वालिटी है बिकॉज ऑफ द कंपटीशन फोर्स की वजह से नहीं बढ़ पाई। कंपटीशन फोर्स ही नहीं लगा, तो इसलिए कोर्ट्स की क्वालिटी जो है वो अच्छी खासी इम्प्रूव हमें नहीं होती हुई दिखी है। 1950 से लेकर 1990 तक एक टर्म चला है जिसके अंदर एक किस्म की पॉलिसी चली है। 1991 के अंदर एक नई पॉलिसी आई हिंदुस्तान में जिसे एक बड़ा फेज कहा जाता है, जिसके अंदर न्यू इकोनॉमिकल पॉलिसी अपनाया गया। लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन, ये टर्म हमने उस जगह पे अपनाया है। तो इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर से हम उसे पढ़ेंगे
जिसके अंदर हम 1991 की पॉलिसीज़ पढ़ेंगे, क्या है, किस तरीके से इम्प्लीमेंट की, क्या क्या चीज़ थी उसके अंदर, हम इस सब बातों पे उस पर डिस्कस करेंगे। यहीं पे आपका ये चैप्टर, सेकंड चैप्टर ख़त्म होता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।